हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सिविक्स थर्ड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन है, कौन कौन सी संस्थाएं आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव का काम करती हैं लोगों के लिए डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम कुछ की एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में हम देखेंगे इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस। उसके अलावा हम इलेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, जनरल इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म्स क्या होते हैं, क्या होता है, हम पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी की। आखिर डेमोक्रेसी होती कैसे और क्या होती है। कह रहे कि आज क्या है इस मॉडर्न युग में, इन नाउअडेज नाइदर पॉसिबल और नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली, यानी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं और ना ही जरूरी है कि वो अपने आप को खुद डायरेक्टली गवर्न करें। पीपल गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। आज उनका जो शासन चलाया जाता है वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो चुने हुए जो सदस्य होते हैं वही उनके ऊपर शासन करते हैं, वही उनका गवर्नमेंट चलाते हैं। दे रिप्रेजेंट वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग जो गवर्नमेंट के आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ये रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है कि हमारी जो कंट्री का, किसी भी कंट्री का, वो नॉमिनल हेड होता है सेंट्रल लेवल, यानी केंद्र सरकार का या केंद्रीय रूप से पूरे देश का सबसे बड़ा जो पद होता है आपका, वो क्या होता है, प्रेसिडेंट का पद होता है। ओके, यानी नॉमिनल हेड होते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को कहा जाता है, राष्ट्रपति को। ओके, बट जो रियल पावर जो होती है वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, यानी पद तो ये होता है लेकिन इनकी जो रियल जो पावर्स होती है उनको कौन एक्सरसाइज करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये इसी के पास असली शक्तियां होती है सारा काम करने के लिए, और ये सब प्रेसिडेंट के नेम पे काम करती हैं। ओके, अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो मिनिस्टर्स होते हैं जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हुआ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ, रेलवे मिनिस्ट्री हुआ, वाटर मिनिस्टर्स हुआ, आपके इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री हुए, ये सारे के सारे मिनिस्टर्स हुए। तो ये आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यही आपकी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो पावर्स को एक्सरसाइज करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनका जो हेड होता है उसको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। दे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये सामूहिक रूप से, यानी ये इकट्ठे होकर मिलकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है कि लेजिस्लेचर के प्रति इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही गलत जो भी करेंगे वो यही करेंगे और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सारा लॉज बनाना, उन लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम देखना, ये सब कुछ इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर के अंदर। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर होता क्या है, व्हाट इज लेजिस्लेचर, किसे कहा गया है। मीन्स पार्लियामेंट एट द सेंटर, यानी किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आपके सेंटर में एक पार्लियामेंट होती है, यानी एक संसद होती है, केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो प्लेस होता है वहां पे क्या होता है, एक पार्लियामेंट होता है। ओके, जहाँ पे आपके केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सारे वर्क करते हैं, उनका इंस्टीट्यूशंस होता है। ये जो पार्लियामेंट है, ओके, इसमें आपके देखें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, लीडर्स, वो सारे इसी के अंदर आपके रह के इसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं जो आपका वर्क करते हैं देश के लिए। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपकी इनडायरेक्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी की, जिसके अंदर पॉलिटिकल पावर रिमेन्स विद द पीपल। पॉलिटिकल पावर तो रिमेन्स कहाँ होती है, पीपल्स के अंदर, बट एक्सरसाइज इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। बट एक्सरसाइज यानी उसका यूज कौन करता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो यूज करते हैं उनकी पावर्स का। ओके, हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर, हमारी संसद के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन है पीपल्स का, उसको नाम दिया गया लोकसभा, नेशनल लेवल के ऊपर, यानी हमारे पूरे देश का जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट उसको नाम दिया गया लोकसभा, और स्टेट के अंदर उसको नाम दिया जाता है विधानसभा, यानी स्टेट लेवल पर उसको विधानसभा बोला जाता है और नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको लोकसभा बोला जाता है। यानी हमारे जो चुने हुए सदस्य हैं वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं, हमारे पूरे देश के, जिनको हम एमपीज बोलते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो हमारे विधानसभा में बैठते हैं, जो हमारे स्टेट के जो चुने हुए सदस्य होते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए रिप्रेजेंटेटिव मेक्स लॉ ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल्स, यही जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये आपके कानून बनाते हैं किसकी तरफ से, यानी जिन लोगों ने इनको चुना है उन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, तो उन लोगों की तरफ से यही कानून बनाते हैं आपके। ठीक है, गवर्नमेंट एक्चुअली कंट्रोल बाय द पीपल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल की जाती है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस आर द टू की एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर देखेंगे तो दो की एलिमेंट्स होते हैं, दो मुख्य आपके एलिमेंट्स हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट, तो इलेक्शंस, दूसरा रिप्रेजेंटेशंस। ओके, डेमोक्रेसी मींस मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजंस इन गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो हर व्यक्ति का, उस देश के हर नागरिक का, इन द गवर्नमेंट के अंदर। वो कैसे हो सकता है, थ्रू द इलेक्शंस, इलेक्शन के द्वारा। तो अब बात है कि इलेक्शन के द्वारा ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए हो सकता है कि अगर हम हर व्यक्ति को, हर सिटीजन्स को राइट टू वोट दे दें, या फिर जिसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं वो फ्रेंचाइज उसको दे दें, तो क्या होगा कि वो पार्टिसिपेशन उनका हो जाता है आपका डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, देखिए तो कह रहे हैं व्हाट इज फ्रेंचाइज, तो फ्रेंचाइज किसे कहते हैं, मीन्स राइट टू वोट बोला जाता है। ओके, मताधिकार को आपका फ्रेंचाइज बोला जाता है। तो देखिए ऑल मैन एंड वोमेन, हर पुरुष और महिला को, हु हैव अटेन्ड ए मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, जो आपकी
सरकार जो प्रिस्क्राइब मिनिमम एज उसको अटेंड कर लेते हैं, आर अलाउड टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको अलाउ किया जाता है वोट डालने के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, इंडिया के अंदर जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो 18 साल से ज्यादा की उम्र के कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो उन सबको दिया गया राइट टू वोट, गिवन टू ऑल सिटीजन एक्सेप्ट, सिर्फ उनको छोड़ा गया जो क्रिमिनल्स हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन हैं या फिर बैंकरप्ट पर्सन हैं। ओके, सिर्फ इन्हीं कुछ व्यक्ति को छोड़ के बाकी सभी जो व्यक्ति हैं उन सभी को आपका राइट टू वोट दिया जाता है इंडिया के अंदर। अब देखिए ये जो राइट टू वोट होता है इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। कैसे? जैसे 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, हर वोट को बराबर का वैल्यू होता है। फ्रीडम टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको फ्रीडम होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने, किसी का कोई दबाव नहीं होता है। पीपल चूज हु कैन मेक लॉ ऑन देयर बिहाफ, लोग अपने आप खुद चुनते हैं कि कौन उनकी तरफ से इस साल आपका कानून बनाएगा। ओके, तो पीपल चूज हु कैन मेक लॉ ऑन देयर बिहाफ, तो लोग स्वयं ही चुनाव करते हैं कि कौन उनके लिए सही है कौन उनके लिए गलत है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन क्या है कि एक आपका इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक अलग से संस्था है जो कंडक्ट कराती है आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, जो फ्री बिना पैसे के और फेयर यानी साफ सुथरे तरीके से, बिना किसी आपकी धांधली के, ठीक है, बिना किसी उसमें भ्रष्टाचार के, बिना किसी अन्य गड़बड़ी के जो आपके इलेक्शन कराए जाते हैं, ये सारा का सारा जिम्मा आपका इलेक्शन कमीशन का होता है, जिसको हम निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। ओके, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ चॉइस इन इलेक्शंस, ये इंश्योर करते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस जो लोगों की वो रहे उनके पास इलेक्शन, कोई छीन ना सके उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस। ओके, दूसरा सीक्रेट वोटिंग बाय यूजिंग ए सीक्रेट बैलेट, ये सीक्रेट वोटिंग कराते हैं एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू। ओनली बैलेट कैन गारंटी फ्रीडम एंड प्राइवेसी टू वोटर्स, क्योंकि बैलेट ही आपका गारंटी दे सकता है फ्रीडम की और प्राइवेसी की वोटर्स को। बैलेट पेपर वाज ए सीट ऑफ पेपर, बैलेट पेपर आखिर होता क्या है? एक कागज का टुकड़ा होता है, सीट ऑफ पेपर होता है, जिसके अंदर नेम्स एंड सिंबल्स होते हैं कैंडिडेट्स के जो इलेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड अप होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ओके, उन सबके नेम्स एंड सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए ये बैलेट पेपर का एक डायग्राम दिया गया है, ये जो फोटो है बैलेट पेपर्स की, इस तरह से आपका नेम्स एंड सिंबल्स रहते हैं। इसके ऊपर आपको स्टैंप लगानी होती है अपने कि किसको आप वोट डाल रहे हो, उसको स्टैंप लगा के और इसको फोल्ड करके आप बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। तो ये वोटिंग आपकी पहले होती थी। आजकल जो वोटिंग होती है आपकी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में होती है, ईवीएम जिनको बुलाते हैं ये वाली, ठीक है, वो ईवीएम्स के द्वारा होती है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल्स, आपका एक ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज पीपल्स का, हु एक्ट एज पॉलिटिकल यूनिट, जो पूरे देश में एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है अलग लोगों का, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग तरह के लोग होते हैं और ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज रहते हैं और ये पॉलिटिकल यूनिट यानी एक पॉलिटिकल इकाई के रूप में काम करते हैं आपके। विद ए व्यू टू कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड इंप्लीमेंटिंग देयर जनरल पॉलिसीज, इनका काम ही क्या है कि गवर्नमेंट जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से चला सके, आपकी जो पॉलिसीज जो है उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ये एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, लोगों और सरकार के बीच में ये क्या करते हैं? लिंक का काम करते हैं, यानी कड़ी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लिंक का काम कर रहे हैं आपका, ठीक है, एक चेन का काम करते हैं। दे क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड एजुकेट पीपल अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये एक पब्लिक ओपिनियन है जो उसको क्रिएट करते हैं और साथ में लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उनके बारे में। ओके, इसके अलावा क्या है कि पार्टी विंस मेजोरिटी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी मेजोरिटी के साथ विन करती, जीत जाती, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती हैं इन द इलेक्शंस फॉर्म द गवर्नमेंट, वो आपकी सरकार बनाती है और वो रूल करना स्टार्ट करती है। एंड जिसकी आपकी मेजोरिटी से ज्यादा सीटें नहीं होती वो आपकी पार्टी क्या आती है? एक्ट एज अपोजिशन, वो अपोजिशन का काम करती है, वो यानी वो उनके विरोध में बैठती है और वहां पे उसकी जो है अपनी खुद की भी एक वर्किंग प्रोसेस होती है, यानी सरकार के कामों पर समीक्षा करना है, उनके कामों का सवाल जवाब करते रहना अपोजिशन वालों का काम रहता है। ओके, अब हमारी जो इंडिया है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी नेशनल हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी रीजनल, यानी कुछ तो राष्ट्रीय स्तर की जो पूरे देश में फैली हुई है, कुछ ऐसी जो सिर्फ एक स्टेट में या किसी क्षेत्र में ही फैली हुई है जो दूसरे स्टेट्स में नहीं पाई जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नेशनल पार्टीज के सिंबल्स दिए गए और उनके नाम दिए गए, ये आपकी नेशनल पार्टी जो पूरे देश में वर्क करती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम। आखिरकार इलेक्शन सिस्टम होता कैसे, क्या होता है इलेक्शन सिस्टम के, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद कराए जाते हैं, यानी हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ओके, हर 5 साल में आपके इलेक्शन होते हैं। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन में सेम टाइम्स कराए जाते हैं, सभी जो संसदीय क्षेत्र होते हैं उनके अंदर एक साथ कराए जाते हैं, या फिर सेम डे नहीं तो कुछ दिन के बाद गैप देके कराए जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखो बाई इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शंस हेल्ड फॉर द कंस्टिट्यूएंसी टू फिल द सीट्स लेइंग वैकेंट ऑफ डेथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ ए मेंबर। अगर कोई व्यक्ति जो आपका चुनाव जीत चुका है उसके बाद वो रेजिग्नेशन दे देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो सीट खाली होती है, तो वो जो इलेक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं बाई इलेक्शंस। ओके, उनको क्या कहा जाता है? आपका बाई इलेक्शन बोला जाता है उस तरह के इलेक्शंस को। अब हम बात करें स्टेप 1, सबसे पहले क्या किया जाता है इलेक्शन को कराने के लिए? तो सबसे पहले आपकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं, यानी संसदीय क्षेत्र चुने जाते हैं कि कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से एरियाज आपके किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? देखिए
एंड एरिया बेस्ड सिस्टम, ये आपका एक एरिया बेस्ड सिस्टम होता है, यानी क्षेत्र जो होते हैं गांव के आधार पर इसको चुना जाता है, अलग अलग एरिया के आधार पर। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस के पर्पज के लिए कंट्रीज जो है हर स्टेट्स के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट्स के और गांव जो उन सबको एक अलग अलग आपका कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, स्टेप 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने के बाद कुछ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज भी होती हैं, यानी आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये उनके लिए जो वीकर सेक्शंस है उनको आगे लाने के लिए किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज ऑल द सिटीजन्स टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव टू इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारा जो संविधान है हर व्यक्ति को अलाउ करता है अपना वोट डालने का और खुद इलेक्ट होने का अधिकार दिया जाता है। ओके, तो इसी चीज को रखते हुए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शंस मे नॉट ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड, यानी जो वीकर जो सेक्शंस होते हैं हमारे, तो ओपन इलेक्शन कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि वो उनके पास चांसेस नहीं होते कई बार जीत पाने के, कॉम्पीट करने के लेजिस्लेचर्स के लिए। दे नॉट हैव इवन रिसोर्सेज टू विन द इलेक्शन, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते इलेक्शन जीतने के लिए। तो ऐसे में क्या किया गया कि मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने लगा कि इस तरह से अगर हम ओपन सिस्टम में नहीं आ पाएंगे तो उनके लिए कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे एक कंसेप्ट लाते हैं फॉर वीकर सेक्शंस। और उन्होंने क्या किया कि रिजर्व सम सीट्स इन लोकसभा आउट ऑफ 552 सीट्स, कि जो 552 सीट्स हमारी जो लोकसभा की थी उनमें से कुछ सीट्स जो उनको रिजर्व कर दी गई। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आपको 79 सीट्स रिजर्व की गई हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपकी 41 सीट्स रिजर्व की हैं। सेम ऐसे ही आपकी विधानसभा जो होती है उनके अंदर भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। ओके, अब देखिए ये काम हो जाने के बाद स्टेप तीसरा हमारा आता है हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट, यानी कौन आपका वोट देगा और कौन नहीं देगा, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। एक लिस्ट बनाई जाती है दोज पीपल्स हु आर एलिजिबल टू वोट। ओके, तो इस लिस्ट को जो बोला जाता है आपका वोटर लिस्ट बोला जाता है। कॉमन यानी आम जो लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, हम बोलते हैं वोटर लिस्ट, और गवर्नमेंट जो इसको बोलती है इलेक्टोरल रोल के नाम से जानती है। ऑफिशियली नाम इसका क्या है, इलेक्टोरल रोल, और हम इसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, इस वोटर लिस्ट के अंदर उन सभी व्यक्तियों का नाम दिया रहता है, फोटो दिया रहता है जो आपको वोट डालने के लिए एलिजिबल होते हैं, और जो एलिजिबल नहीं होते हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर नहीं होती है। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट वोटर्स टू पुट ऑन द वोटर लिस्ट, यानी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार का उत्तरदायित्व है कि हर आदमी का जो एलिजिबल है वोट डालने का, उसका नाम इस लिस्ट के अंदर वो दर्ज कराए। न्यू नेम्स जो है वो ऐड किए जाते हैं हर बार, और डेथ जो हो जाते हैं उनके नाम्स डिलीट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। ओके, इसके साथ एक EPIC का कंसेप्ट चालू किया गया आपका पिछले कुछ सालों में, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, एक पहचान पत्र बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, आपका जो होता है वोटर कार्ड जिसको बोलते हैं, मतदाता पहचान पत्र। ओके, तो वोट डालने के लिए यूज किया जाता है आपका, जिसके ऊपर आपकी फोटो होती है, उसका नाम, फादर नेम, की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पुरुष है महिला, उसका एड्रेस, ये सब उसका दिया रहता है। ये आपका वोट डालने के लिए बहुत कंपलसरी होता है। इसके अलावा कुछ आजकल क्या कि इसके अलावा पहले तो ये वोटर कार्ड इंपॉर्टेंट होता है, आजकल क्या कि आपकी बाकी जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं उनको भी लागू कर दिया जाता है, जैसे राशन कार्ड हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, लाइसेंस हुआ, ठीक है, इनको भी आजकल अलाउ कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे आप EPIC यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स माने जाते हैं। ओके, इसके अलावा फोर्थ जो पोजीशन आता है, लिस्ट विस्ट सब बन गई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज आपकी बांट दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। अब बारी आती है कि इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, तो यानी नॉमिनेशंस, कौन टिकट लेगा और कौन उस इलेक्शन को लड़ रहा है। तो नॉमिनेशन का स्टेप्स आता है फोर्थ आपका, यानी अब नॉमिनेशन फिल करने की तैयारी। तो नॉमिनेशन जो फिल करने की आपकी एज होती है वो है लगभग 25 ईयर्स से, मिनिमम 25 साल तो होना ही चाहिए उम्र। वोट डालने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स, और नॉमिनेशन इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास 25 ईयर्स होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट्स देयर कैंडिडेट, पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है। हु गेट द पार्टी सिंबल्स और स्पोर्ट, जो पार्टी का सिंबल यूज कर सकता है उसका सपोर्ट लेता है इलेक्शन जीतने के लिए। नॉमिनेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑन द टिकट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी कार्ड पार्टी टिकट, ये जो नॉमिनेशन होता है इलेक्शन लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो आपका पार्टी के टिकट्स के ऊपर फिल किया जाता है, यानी जिसको हम पार्टी का टिकट बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है फिर एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है आपका, जिस फॉर्म के अंदर आपको क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कराना पड़ता है कुछ अमाउंट्स, ठीक है, वो सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी उस फॉर्म के अंदर आपको देनी होती है कि आपके खिलाफ कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, क्या क्या आपके पास एसेट एंड लायबिलिटीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी संपत्ति कितनी, वो सब की सब आपकी इसके अंदर दी जाती है। और ये सारी की सारी डिटेल्स बाद में पब्लिक की जाती है, यानी सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी इनको चेक कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्शन कैंपेन। अब आपने वोटर लिस्ट बना दी है, इलेक्शन का फॉर्म भी भर दिया, कैंडिडेट्स भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अब आपका आता है इलेक्शन कैंपेन, यानी अब इलेक्शन का प्रचार प्रसार करना है। तो इलेक्शन जो कैंपेन्स होता है वो 2 वीक्स का टाइम पीरियड दिया जाता है इंडिया के अंदर मोस्टली, यानी टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक्स पीरियड ऑफ बिटवीन द, ये 2 वीक्स का टाइम होता है। और कब से कब तक का होता है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट जो होती है कैंडिडेट्स की उस दिन जो अनाउंसमेंट की जाती है वहां से लेकर द डेट ऑफ पोलिंग, और डेट ऑफ पोलिंग यानी मतदान की जो तारीख होती है, आपकी वोट डालने की जो डेट होती है, वहां तक का आपका ये इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन मतलब लोग जो है आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है, सड़क पे आपकी रैलियां निकाली जाती हैं, रोड शो किया जाता है, इस तरह से ये देखिए, तो ये आपका इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार करना।
अब इलेक्शन कैंपेन किस प्रकार से किया जाता है उसके भी अलग अलग तरीके देखिए, न्यूज़पेपर्स के अंदर आप दे सकते हैं अपनी पॉलिसीज, अपना विजन्स वगैरह, क्या क्या आप करेंगे, क्या क्या आगे कर सकते हैं या क्या आपने किया है, या फिर इस तरह से कोई ऑटो के पीछे लगा लेता है, कोई गाड़ियों पे लगा लेते हैं फोटो वगैरह, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि देखिए बैनर्स वगैरह आ जाते हैं आपके, ठीक है, फ्लैग्स वगैरह होते हैं, स्टिकर्स वगैरह, ठीक है। तो ये काफी सारे जो मटेरियल्स होती है सारे के सारे आपके इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर होते हैं सब के सब। ओके, इसके अलावा देखिए आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्विटर्स वगैरह, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, उन सब के अंदर भी आपका इलेक्शन जो होते हैं, टीवी के अंदर भी, रेडियो के अंदर भी आपका इलेक्शन कैंपेन्स किए जाते हैं। इसके अलावा गली गली घूम के या शहरों के अंदर भी आपके माइक्स लगाकर इस तरह से गाड़ियों पे, या फिर आपका रैली निकाल के, ये सब प्रोसीजर आपके इलेक्शन कैंपेन्स के, जिसके अंदर आपका इलेक्शन का प्रचार प्रसार किया जाता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉ नो पार्टी एंड कैंडिडेट्स कैन, यानी कोई भी पार्टी जो आपकी होती है और कोई कैंडिडेट्स क्या नहीं कर सकता है, ये सब आपका इलेक्शन के कानूनों में दिया गया है। यानी इलेक्शन जो लॉ है हमारा, ठीक है, चुनाव के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानून में कुछ नियम दिए गए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी वोटर्स को आपका ब्राइब नहीं कर सकता, उसको घूस नहीं दे सकता वोट डालने के लिए, पैसे नहीं देगा, ओके, ना ही उसको डरा धमका सकता है कि हथियार दिखा के उसको डरा दिया, धमका दिया, या फिर आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, जाति के आधार पर किसी से वोट की डिमांड नहीं कर सकते, या फिर आप रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी से वोट की डिमांड नहीं कर सकते। ये सब के सब आपके बैन है इंडिया के अंदर, ठीक है, कानून के खिलाफ है। नो ब्राइब फॉर वोट, नो थ्रेटनिंग, नो अपील ऑन द कास्ट एंड रिलीजन फॉर वोट, ओके, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या देखिए कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट जो व्हीकल्स होते हैं, गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उनका आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन के अंदर। सरकार ने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए खर्च जो होता है, मनी जो होता है, उसकी एक लिमिट दी गई है कि कौन से इलेक्शन में कौन जो कैंडिडेट हो कितना खर्च कर सकता है। तो लोकसभा का अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट आपकी 25 लाख रुपए जो आप खर्च कर सकते हैं, 25 लैक्स। असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। इफ डू मोर देन दिस कैंडिडेचर कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, अगर आप ऐसे ज्यादा करते हैं तो इलेक्शन में आपका कैंडिडेचर जो होता है, आपकी जो फॉर्म जो आप भरते हैं वो कैंसिल कर दिया जाता है आपका जो, ठीक है, कैंडिडेचर। यानी इसके बाद क्या होता है, या तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं कि इलेक्शन से पहले ही कैंसिल होगा, सिर्फ इलेक्शन जीत भी गए, अगर आप बन भी गए एमएलए एमपी, उसके बाद भी आपको आपकी पोस्ट से हटाया जा सकता है अगर आपने इस प्रकार से ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर किया है तो। इसके अलावा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए इलेक्शन कैंपेन के लिए कि कैंडिडेट्स को क्या नहीं करना चाहिए इलेक्शन कैंपेन्स में। किसी भी यूज ऑफ एनी प्लेस वर्शिप्स ऑफ इलेक्शन प्रोपेगेंडा, चुनाव के लिए कोई धार्मिक जो चीजें होती हैं, ठीक है, उनको आप इलेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट व्हीकल्स जो है उनका यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट स्टेज क्या होता है इलेक्शन, फाइनल स्टेज क्या होती है इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन का दिन होता है जिस दिन आपकी वोटिंग होती है, वोटिंग डे जो बोला जाता है, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है इसका। उस दिन क्या होता है, आप कास्ट योर वोट दैट डे, उस दिन हम अपना वोट डालते हैं इलेक्शन डे के अंदर, ओके। उस दिन क्या होता है कि लंबी लंबी लाइनें आपने देखा होगा बूथ्स के बाहर लग जाती है, ईपीआईपी के साथ, ईपीआईसी लेके, यानी अपना इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, मतदाता कार्ड जो होते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब लेकर हम वोटिंग डालने पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन किया जाता है वहां जो अधिकारी बैठे थे उनके द्वारा। उसके बाद आपको वेरीफाई करने के बाद आपको एक इंक का सिंबल लगाया जाता है आपके नेल्स के ऊपर कि आप वेरीफाई हो चुके हो, आप वोट डाल सके। उसके बाद आप अपनी जो ईवीएम जो लगी रहती है, वोटिंग मशीन जो होती है, वहां पे जाके अपनी वोट डाल सकते हैं, ओके। ये आपके स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं वोटिंग डालने का, वोटिंग डे के दिन, ओके। नेक्स्ट देखिए, वोटिंग डालने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, यानी वोट हो गई है, ठीक है, आपने वोट डाल दिया, उस दिन क्या होता है, फिर उसके बाद सारी की सारी वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है। सील करके एक जगह इकट्ठा लाया जाता है सिक्योरिटी रूम्स के अंदर, जहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट में जहां पे उनकी गिनती होनी होती है, वहां पे आप सबको सील करके इकट्ठा किया जाता है और उनको रख दिया जाता है एक निगरानी के अंदर, ओके। और फिर एक दिन डेट फिक्स की जाती है जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होती है, उस दिन उन सभी वोटिंग जो मशीन उनको खोला जाता है, दोबारा से उनकी काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद क्या होता है, इलेक्शन काउंटिंग होने के बाद जो भी पार्टी आपकी सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, मेजोरिटी के अनुसार जो भी मेजोरिटी फिक्स होती है, यानी हमारे इंडिया में जो मेजोरिटी वो कितनी होती है आपकी 2/3 मेजोरिटी होती है, ठीक है, कितनी होती है वो 2/3। तो 2/3 जिसको भी वोट मिल जाते हैं आपके, वो क्या होता है, मेजोरिटी हो जाती है और वो आपका इलेक्शन जीत जाता है, जिसके बाद ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं और वही फिर आपकी सरकार बनाता है। जैसे हमारे यहाँ अभी किसके, बीजेपी गवर्नमेंट, और कांग्रेस के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो अभी फिलहाल गवर्नमेंट्स में आपके नहीं है, वो अपोजिशन में वर्क करते हैं, ओके। तो ये आपके चैप्टर था इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। हैव ए नाइस डे।